हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव बीन लर्निंग अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक स्टेप है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हमने पढ़ा है मार्केटिंग मिक्स में 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्लेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, यानी हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे अवेलेबल कराएं, अपने रेडी गुड्स को अपने कंज्यूमर्स तक कैसे अवेलेबल कराएं, कौन कौन से ऐसे फंक्शन करें ताकि हमारे प्रोडक्ट को हमारे कंज्यूमर तक बिल्कुल सही टाइम पे और सही तरीके से पहुंचाया जा सके। उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हम अपने रेडी गुड्स को जो हमारी फैक्ट्री में बना हुआ है, रेडी है, उसको हमें मार्केट तक अवेलेबल कराना है। इसके लिए हमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी लेने पड़ेंगे। हमें उनकी स्टोरेज का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान भी रखना पड़ेगा, कितना ऑर्डर आया है, कैसे आया है, इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से फंक्शन हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डर मिलना है कि कितना ऑर्डर मिला है, कितनी क्वांटिटी में मिला है, कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको अवेलेबल कराना है। अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एंड एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, यानी बिल्कुल टाइम पर और अच्छे से एक्यूरेटली हम अपने ऑर्डर को पूरा कर दें। ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट कंपोनेंट है। तो आपको सबसे पहले क्या कंपोनेंट देखना है? ऑर्डर की प्रोसेसिंग का, कि जो आपको ऑर्डर मिला है वो एक्यूरेटली और टाइमली आपका रेडी हो जाए और अवेलेबल हो जाए आपके कंज्यूमर को। इन द एब्सेंस ऑफ विच गुड्स वुड रीच द कस्टमर्स लेट और इन रॉन्ग क्वांटिटी। अगर ऐसा नहीं होता है, ऑर्डर की प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती है, एक्यूरेट या स्पीडी प्रोसेसिंग नहीं होती है, तो कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा, या फिर उसकी प्रॉपर क्वांटिटी नहीं होगी, या उसकी प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन या क्वालिटी चाहिए थी वो बेटा नहीं होगी। तो इसीलिए ऑर्डर की प्रोसेसिंग टाइमली होना रिक्वायर्ड है। टाइमली भी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, यानी जो क्वांटिटी में ऑर्डर मिला है हमको उस क्वांटिटी में होनी चाहिए, और वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन में। जो इंस्ट्रक्शन हमारा कस्टमर हमें देना चाहता है, मतलब उसको जिस इंटरेस्ट का प्रोडक्ट चाहिए, जिस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट उसको चाहिए, हमें उसी अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर को प्रोसेस करना है। सो दैट फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसमें आप प्रोडक्ट के ऑर्डर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ ये है कि हम ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्ट को उसी अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करेंगे, उसी क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करेंगे जो हमें ऑर्डर मिला है। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, आप अपने गुड्स को पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से मार्केट तक अवेलेबल कराओगे तो किसकी हेल्प लोगे? ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लोगे। ठीक है ना? इट इज़ द मीन्स ऑफ कैरिंग goods and raw material from the point of production to the point of sale। आप जहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ से पॉइंट ऑफ सेल यानी मार्केट तक आपको अवेलेबल कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेनी होगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अनलेस द गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल द सेल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट कर लेना या प्रोडक्शन कर लेना ही इनफ नहीं है, आपको फिजिकली अपने गुड्स को कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? मार्केट तक अवेलेबल कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करना होगा। यानी सेकंड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसपोर्टेशन, कि आप किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ सेल वाली जगह पर पहुंचाओगे। ओके, तो सेकंड कंपोनेंट इज ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड इज वेयर हाउसिंग। क्या होता है वेयर हाउसिंग? गुड्स का स्टॉक रखना। ओके, क्योंकि हमें जब ऑर्डर मिलता है उसके बाद हम प्रोसेसिंग तो करते हैं, पर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड कई बार अचानक भी आ जाती है, सडनली भी डिमांड हो जाती है, या हमें सीजनल भी डिमांड की रिक्वायरमेंट हो जाती है। सो दैट हमें उसकी अवेलेबिलिटी के लिए, उसकी सप्लाई के लिए स्टॉक बना के रखना पड़ता है। सो दैट हमें बहुत सारे वेयर हाउसेस बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड कंपोनेंट है वो है वेयर हाउसिंग, कि गुड्स को स्टॉक करके रखना।
It refers to the act of storing and assorting products in order to create time utility in them, ताकि हम प्रोडक्ट को टाइमली अवेलेबल करवा सके। जैसे रेनी सीजन चल रहा है तो हमें रेनी सीजन से पहले ही मार्केट में अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स अवेलेबल कराने होंगे। विंटर सीजन चल रहा है तो हमें विंटर सीजन आने से पहले ही हीटर्स वगैरह, है ना, ये हमें मार्केट में पहले अवेलेबल कराने पड़ेंगे। स्वेटर्स है, ये उससे थोड़े दिन पहले ही अवेलेबल होने लग जाते हैं। एट द टाइम हम अवेलेबल नहीं कराते, और हम एट द टाइम अवेलेबल कराएंगे अगर, तो तब तक जब तक वो मार्केट तक पहुंचेगा वो सीज़न एंड हो चुका होगा। सो दैट एक स्टोरिंग जो फंक्शन होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है या सडन डिमांड होती है, हम उसको अवेलेबल करवा देते हैं। Its purpose is to arrange placement of goods and provide facility to store them. The need for warehousing arises because there may be difference between a time product is produced and the time is required for consumption. प्रोडक्शन होने में और प्रोडक्ट के कंजप्शन के टाइम में डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो पता नहीं कब होता है और कंजप्शन उसका बहुत बाद में होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें बीच में क्या करके रखना पड़ेगा, अपने गुड्स को वेयर हाउसिंग स्टॉक करके रखना पड़ेगा। सो दैट वेयर हाउसिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप वेयर हाउसिंग प्रॉपर करके नहीं रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर मार्केट में डिमांड हो जाती है और आप प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं कर पाते हो, वेयर हाउसिंग या स्टोरिंग नहीं होने के कारण आप प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आपका कंज्यूमर आपका वेट करने की बजाय आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लग जाएगा। सो दैट वेयर हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फंक्शन है। Generally, larger the number of warehouses, a firm has lesser would be time taken in serving customers at different location. अगर आपके different locations पे अलग अलग warehouses बने हुए हैं तो आप बहुत easily और less time में speedily अपने product को market तक available करवा सकते हो। बट आपके warehouses अगर बहुत ज़्यादा जगहों पर locations पे available नहीं है, greater would be the cost of warehousing and vice versa. तब आपको हो सकता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाना मुश्किल हो जाए और प्रॉब्लम आ जाए। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी आपको बेयर करनी है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कितने वेयर हाउसेस आप रखोगे, क्योंकि वेयर हाउसेस से आप कस्टमर को तो सर्व कर दोगे पर वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। तो अब आपको अपनी कंपनी में ये डिसाइड करना है कि आपका कस्टमर सर्विस का लेवल कैसा है, आप अपनी कंपनी के लिए कस्टमर सर्विस का लेवल क्या रखते हैं। अगर आप अलग अलग लोकेशंस पे वेयर हाउसेस अफोर्ड कर सकते हैं तो बेटर है, आप वेयर हाउसेस अफोर्ड करें और टाइमली अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएं। बट अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप वेयर हाउसेस सारी लोकेशंस पे अवेलेबल करवा सकें, तब आपको मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल, क्योंकि हम गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेते हैं बेटा, बट हम उसको अपने फैक्ट्री में या वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखना है हमें। जब तक हम स्टॉक बना करके रखते हैं अपने गुड्स का, हमारा इन्वेस्टमेंट एक तरीके से स्टक हो जाता है, अटक जाता है। किसमें? जितना ज़्यादा आपने स्टॉक बना के रखा है, आप उतना ज़्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो मनी है वो उसमें स्टक हो जाती है। सो दैट आपको इन्वेंट्री को कंट्रोल करना इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका एक फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टक हो जाता है। इसीलिए आपको बहुत संभाल करके इन्वेंट्री डिसाइड करनी है। इन्वेंट्री का लेस होना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मार्केट में सप्लाई नहीं करोगे तो भी आपका कस्टमर आपको छोड़कर कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है, तो ये रिस्क है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हो तो वो आपकी मनी को स्टक करता है और वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। सो दैट इन्वेंट्री कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही केयरलेसली इसके डिसीजन लिए जाते हैं।
Managing the level of inventory stock of goods is an important function. Higher the level of inventory, higher will be the level of service to customer. जितनी ज़्यादा आप कस्टमर को सर्विस अच्छी देना चाहते हो उतनी ही ज़्यादा आपको इन्वेंट्री भी अच्छी बना के रखनी होगी. बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री will be also be high because of बीइंग ब्लॉक्ड अप इन द स्टॉक. क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन्वेंट्री बना करके रखोगे आपकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा हाई होती जाएगी. क्यों? क्योंकि बेटा आपके पूरा फंड उस स्टॉक में अटका हुआ है, ब्लॉक हुआ है, स्टक हुआ है. सो दैट ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है और इसको बहुत सोच समझ के लिया जाना चाहिए. द मेजर फैक्टर्स डिटरमाइन द इन्वेंट्री लेवल इंक्लूड, यानी आपको इन्वेंट्री लेवल का डिसीजन बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के लेना है. अब उनमें से कुछ जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. फर्स्ट, फर्म्स पॉलिसी रिगार्डिंग द लेवल ऑफ कस्टमर, कि आप कस्टमर को सर्विस करने के लिए क्या आपकी कंपनी की पॉलिसी है. आप कस्टमर को बिल्कुल भी वेट नहीं कराना चाहते हो, आप कस्टमर को बहुत हाईली सर्व करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना इन्वेंट्री का स्टॉक बहुत अच्छे से और ज़्यादा बना के रखना होगा. तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की पॉलिसी पे कि आपकी पॉलिसी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड क्या है. तो आप हाई कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड हैं तो आपको स्टॉक भी इन्वेंट्री भी ज़्यादा बना के रखनी होगी. सेकंड देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का स्टॉक तो बना के रख लोगे, ठीक है, बट उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी. जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री उतनी ही ज़्यादा इन्वेंट्री को संभाल के रखने की कॉस्ट. हो सकता है आपको अलग अलग कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़े, हो सकता है आपको बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाना पड़े, उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने पड़े, ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकता है. विच इंक्लूड्स होल्डिंग कॉस्ट सच कॉस्ट और warehousing, tied up capital, etc. and the manufacturing cost. बहुत सारी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है इन्वेंट्री की वजह से. इसीलिए आपको अपना इन्वेंट्री लेवल उस इन्वेंट्री को बेयर करने की कॉस्ट को ध्यान में रखकर डिसाइड करना है. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक. डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, कि आप फ्यूचर की सेल्स को कितने अच्छे से फोरकास्ट कर लेते हैं. क्या मतलब, मान लीजिए मैंने कहा कि इस मंथ में हमारी 5000 यूनिट सेल हो जाएगी, तो हम प्रोडक्शन करके रखते हैं अबाउट 5500 यूनिट्स का, ठीक है, हम ये करके रखते हैं. तो हमारे फोरकास्ट अगर बहुत अच्छे हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम थोड़ा बहुत मार्जिन रखकर प्रोडक्शन कर सकते हैं. बट अगर आपके फोरकास्ट सेल्स फोरकास्ट अच्छे नहीं हैं, आपने 5000 डिसाइड किया था और आपका मार्केट में जो प्रोडक्शन का एक्चुअली डिमांड हुई वो हो गई 7000 की, तो डिफरेंस कितना हो गया 2000 का. इतना तो आपने प्रोडक्शन ही नहीं किया. तो ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं और आपका कस्टमर आपको छोड़कर कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है. हाँ, ये लेस भी हो सकता है कि आपने डिसाइड किया था 5000 और यहाँ आपकी 2000 यूनिट ही डिमांड हुई मार्केट में. तो ऐसी कंडीशन में ये 3000 यूनिट्स का जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट बेयर करने की कैपेसिटी आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस दे सकती है. सो दैट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके सेल्स फोरकास्ट बहुत अच्छे डाटाबेस एनालिसिस बेस्ड होते हैं और बहुत अच्छे फोरकास्ट होते हैं तो आप एग्जैक्ट इन्वेंट्री रख सकते हो. बट अगर आपके सेल्स फोरकास्ट इतने अच्छे नहीं हैं और उसमें रियल में जो एक्चुअली में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब आपको इन्वेंट्री का लेवल काफ़ी अच्छा बना के रखना होगा, ठीक है. तो एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट में तो आप एक्यूरेट ही स्टॉक रख सकते हो. बट अगर आपके सेल्स फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं है, इतने अच्छे नहीं हैं, तो आपको एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखनी होगी. नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना अच्छा रिस्पॉन्स देता है. द एबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू ट्रांजिट
इन्वेंट्री नीड बैक टू द फैक्ट्री एंड गेट प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट से कितनी डिमांड है उसके लिए फैक्ट्री से प्रोडक्ट लेना और उसको मार्केट तक अवेलेबल कराना, यानी इस टाइम, इस जो अवेलेबल कराने वाला टाइम है वो कितना टाइम लेता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका कितना बढ़िया है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी फास्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेंट्री बना के रखो। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी फैक्ट्री में रेडी गुड्स को लेकर के मार्केट तक अवेलेबल कराने का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत फास्ट और स्पीडी है, तो आप इजीली कम इन्वेंट्री से भी काम चला सकते हो। बट अगर आपका ऐसा नहीं है, आपको बहुत टाइम ड्यूरेशन लगता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो स्टॉक बना के रखना पड़ेगा आपको पहले से, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर नहीं होने की वजह से कभी भी डिले हो सकता है, गुड्स की सप्लाई में डिले हो सकता है, ठीक है, और उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपकी डिमांड भी इंक्रीज या डाउन हो जाए। In case the time required to respond the additional demand for the product is high, there is a need to maintain higher inventory. But if the additional demand can be meet in less time, द नीड फॉर इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी लो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको मैन्युफैक्चर होने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंस्टेंटली अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट को आप एडिशनल डिमांड को कवर करने में आपको टाइम लगता है तो आपको स्टॉक बना के रखना होगा। बट अगर आप प्रोडक्ट की यानी एडिशनल डिमांड को लेस टाइम में अवेलेबल करा सकते हो इजीली, तो आप कम स्टॉक से भी काम चला सकते हो, लो स्टॉक से भी काम चला सकते हो। कुछ गुड्स होते हैं जिनको काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है, और कुछ गुड्स होते हैं जो टाइम पे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते और उनको हम इंस्टेंटली रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो गुड्स को अवेलेबल कराने का तरीका है या जो सिस्टम है, उस अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेंट्री डिसाइड करना है। तो हमने स्टडी के कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। होप करती हूँ आपको सारे कंपोनेंट समझ आ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बेटा केस स्टडीज़ आती है, इसीलिए आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मतलब पॉइंट लर्न करने की बजाय आप इसका डीप मीनिंग समझिए, क्योंकि केस स्टडी में जनरली आपको किसी पर्सन या कोई मैनेजर होगा या कोई मार्केटर होगा जो इस तरीके का वर्क करते हुए बताएंगे, और फिर आप से ये पूछेंगे कि कौन सा वर्क हो रहा है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क हो रहा है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही है या इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में डिसाइड किया जा रहा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो दैट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो आप प्रॉपरली केस स्टडीज़ का आंसर दे पाएंगे। ओके, तो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।